कि जब क्राइम होता है तो सोसाइटी में एक प्रिजम्पशन है इस चीज का कि क्राइम हमेशा नहीं होता है सोसाइटी में। क्राइम जब होगा तब वो कोर्ट एज अ सेशन की तरह काम करेगी, इसीलिए उसको कहते हैं सेशंस कोर्ट। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं सेशंस कोर्ट, वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। ये बात समझ में आई। लेकिन यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात जहां हम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात जहां हम करते हैं, सिविल केसेस में वो परमानेंट कोर्ट्स होती हैं। वहां किसी के राइट के डिटर्मिनेशन की बात होता है, किसी के राइट के डिक्लेरेशन की बात होता है, इसलिए हम इसको मानते हैं ये परमानेंट होती हैं, ये टेम्पररी कोर्ट्स होती हैं। ये एग्जिस्टेंस में तब आती हैं जब कोई ऑफेंस होता है। ठीक है, तो अब यही मैं आपसे पूछता हूं कि क्रिमिनल लॉ कब एग्जिस्टेंस में आता है? एट द वेरी मोमेंट व्हेन एनी ऑफेंस टेक प्लेस। कहीं भी कोई भी घटना होती है तब क्रिमिनल लॉ अपने आप ही मूवमेंट में आ जाता है। तो इसको किसी के इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सिविल मैटर्स में आपको अपने राइट्स को क्लेम करना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, आप देख लो। तीन स्टेप्स में हमने डिफरेंस आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अगर अब ये क्राइम है, अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो सोसाइटी का इंटरेस्ट किस चीज में इन्वॉल्व होता है? कोई ना कोई सब्सटेंटिव लॉ ने लोगों को राइट्स कन्फर्ड कर रखे हैं। उन राइट्स को अगर टेक अवे कोई करता है तो उनके प्रोटेक्शन, उनकी गारंटी के लिए और भी कहीं प्रोविजन बनाए गए हैं। और वो प्रोविजन इस फॉर्म में हो सकता है, किस फॉर्म में? वो प्रोसीजर के फॉर्म में हो सकता है। वो प्रोसीजर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो उन राइट्स के वायलेशन को रिस्टोरेशन कराते हैं, रेस्टोर कराते हैं। और जैसे ही एक बार आदमी के राइट का जिनका कोई वायलेशन हुआ रेस्टोर किया गया, तो हम ये कहते हैं कि इस प्रोसीजर के माध्यम से हमने अपने इस जो हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ राइट थे उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो सोसाइटी इन लॉज पे बेस्ड है, सोसाइटी लॉज के अजम्पशंस पे बेस्ड है। वो अजम्पशंस क्या है कि सोशल फ्रेटर्निटी को, सोशल सामाजिक सौहार्द को मेंटेन करके चलना। किसी भी प्रोसीजर में ये चीज इम्प्लिसिट होती है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जो एग्जामिन की जाती है वो सोसाइटल इंटरेस्ट एग्जामिन किया जाता है। दूसरी चीज एग्जामिन की जाती है वहां इंडिविजुअल इंटरेस्ट एग्जामिन किया जाता है। और तीसरी चीज एग्जामिन की जाती है वो ये है कि इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट की भी बात होती है। तो तीन चीजें तो ये हो गई। अब ये जो सोसाइटल इंटरेस्ट ये थे, इतना तो आपको समझ में आ गया। कब? जबकि क्राइम कोई अगर सोसाइटी में होगा तो मान लेंगे कि सोसाइटल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्राइम की। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं। अब देखिए, जब लॉ ने आपको कुछ राइट्स कन्फर कर रखे हैं तो उन राइट्स के लिए कुछ इफेक्टिव रेमेडीज भी कन्फर किए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप पढ़ते हैं ओबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अगर जहां राइट है वहां रेमेडी भी है। तो राइट आपके किसी सब्सटेंटिव लॉ राइट में दिया हुआ है और रेमेडी आपका क्या, इस प्रोसीजर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और अब इसी जगह पे हम आपको बताते हैं कि ये प्रोसीजर क्यों है। ये प्रोसीजर क्यों है? प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि ये एक न्याय संगत प्रक्रिया बताता है, जिसके की माध्यम से एक रूट देता है, जिसको कि फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, राइट को रेस्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर है तो इसको कैसा होना चाहिए? किसी भी प्रोसीजर के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज इट हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी इम्प्लिसिट इन दिस प्रोसीजर। और ये नेचुरल जस्टिस कहां से आएगा? ये नेचुरल जस्टिस होता क्या है? ठीक है, वही तीन प्रिंसिपल। पहला, नीमो जुडेक्स काजा सुआ, नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। ठीक है, क्या किसी प्रोसीजर में, क्या इस प्रोसीजर में कोई अपने ही मामले में जज हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन दिया हुआ है? ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। फिर दूसरा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, क्या बिना अक्यूज्ड को हर्ट किए हुए, क्या बिना अक्यूज को सुनवाई किए हुए
आप उसको फांसी पे चढ़ा सकते हो, उसको पनिश कर सकते हो? नहीं। तीसरा आता है रीजन्ड डिसीजन। रीजन डिसीजन का मतलब है कि जो भी आपकी जो फंक्शनरीज काम कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जो भी अथॉरिटीज वर्क कर रहे हैं इस प्रोसीजर के तहत, वो अपने एक्शंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे जो कि सोसाइटल नॉर्म्स पे, जो कि लेजिस्लेटिव नॉर्म्स को फुलफिल करता हो। दैट तो पहली चीज कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो कि इस प्रोसीजर के बनने के बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर, देर मे बी प्रोसीजर, बट द प्रोसीजर्स कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी। बट होने कैसे चाहिए? होने कैसे चाहिए? होने चाहिए फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपने आप में ही फेयर है, जस्ट है और रीजनेबल है, हम मान के चलते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस नहीं है इसमें। और अगर आर्बिट्रेरीनेस होगा तो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और जब इफेक्ट नहीं आ पाएगा तो हम इस प्रोसीजर की कोई रेलेवेंस नहीं होगी, ये सोसाइटल इंटरेस्ट को मेंटेन करने में फेल हो जाएगा। इस चीज को हमें समझना होगा, ठीक है? तो ये जो प्रोसीजर है ये इम्प्लिसिटली क्या है? अपने आप में क्या है? ये फेयर है, जस्ट है और रीजनेबल है, ठीक है? ठीक है। अब ये प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर की कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल जस्टिस से हटके, क्योंकि नेचुरल जस्टिस तो इसका एक कहते हो बेसिक नीड है, बट मतलब नेचुरल जस्टिस इम्प्लिसिट है, इसका मतलब नेचुरल जस्टिस इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट लेकिन कुछ इसके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इनको किसी उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य है, एक मैक्सिम आती है, एक्स डेबिटियो जस्टिशिया, टू डू कंप्लीट जस्टिस। जस्टिस कैसा होना चाहिए? मतलब कि जस्टिस कैसा होना चाहिए? एक कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। न्याय को क्या होना चाहिए? पूर्ण न्याय की बात करता है। और दूसरी चीज एक बात करता है कि केवल जस्टिस होना नहीं चाहिए, रादर जस्टिस दिखना भी चाहिए, ठीक है? न्याय को दिखना चाहिए, न्याय विजिबल होना चाहिए, सोसाइटी को देख के लगे कि ये न्याय संगत हो रहा है कोई काम। तो दूसरी रिक्वायरमेंट तो ये हो गई, ठीक है? और जहां स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की बात आती है, वहां क्या कहता है कि इस प्रोसीजर में भी अगर कोई चीज फॉल कर रहा है, ठीक है, इस प्रोसीजर में कोई चीज फॉल कर रहा है तो उसकी चीज, उसको क्या होना चाहिए? अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने के पर्पस से बनाया जाना चाहिए।